जय हिंद साथियों, कैरियर पॉइंट के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस समय हम लोग अपने इस चैनल पे भूगोल की टेस्ट सीरीज़ को कर रहे हैं, जिसमें अभी तक आपने 2 वीडियो कंप्लीट किए हैं, जिसमें हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। आज इसका तीसरा वीडियो है और इसमें आज की टेस्ट सीरीज जो है वो 3 हिस्से में कैटेगराइज है। पहले हिस्से में हम आज 20 क्वेश्चंस को लेंगे, जो कि भूगोल के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित हो सकते हैं। और जो दूसरा सेक्शन होगा, हम इसी 20 क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे लेंगे, जहां पे आपको डायरेक्ट आंसर करने होंगे। और थर्ड सेक्शन में हम लोग जो भी पिछले टेस्ट में आपसे क्वेश्चन मैंने किया था उसका सॉल्यूशन करेंगे आज। ठीक है साथियों, तो मैं चाहूँगा कि जितने भी नए स्टूडेंट हैं हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, आप निश्चित तौर पर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक भी करें लास्ट में आते आते। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक वीडियो की PDF फाइल जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी वीडियो कंप्लीट होने के बाद। तो साथियों, आज की जो टेस्ट सीरीज है, यानी भूगोल का टेस्ट सीरीज नंबर जो 3 है, उसे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये रहा आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देख सकते हैं और लाइव चैट के थ्रू अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं। ये रहा आज का क्वेश्चन कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह ए ऑप्शन है आपका गुजरात का अंग है, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र का अंग है, या फिर मध्य प्रदेश का अंग है, या फिर डी ऑप्शन है उड़ीसा का अंग है। आपने बताना है कि जो विदर्भ क्षेत्र है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है। आप सभी जितने भी साथी इस समय लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आएँ। आप जो भी आंसर सबमिट करते हैं, इससे आप खुद को परख पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का अंग है। आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझ सकते हैं। जो विदर्भ है वो महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। वर्तमान में इस क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती 2 डिवीज़न हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, जो विदर्भ क्षेत्र है वो महाराष्ट्र का अंग माना जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप देख सकते हैं, पाट अंचल अवस्थित है। जो पाट रीजन है वो किस स्टेट में अवस्थित है? आपके विकल्प हैं बिहार, दूसरा विकल्प है झारखंड, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है मेघालय। आपने बताना है कि जो पाट अंचल है वो कहाँ पे स्थित है। हम आपके लिए जो भी टेस्ट में क्वेश्चंस लेके आते हैं, ये निश्चित तौर पे पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण संकलन है। आप इन्हें ज़रूर नोट करते रहें, आंसर के जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको सुनते रहें, तो निश्चित तौर पे आपके एक नहीं बल्कि उसमें चारों विकल्प के आधार पे आपकी बहुत सारी तैयारी कंप्लीट होगी। देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, झारखंड। देखिए साथियों, जो पाट अंचल है ये छोटा नागपुर प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है, जो कि झारखंड में आता है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो पाट अंचल क्षेत्र यानी पाट रीजन है वो झारखंड क्षेत्र में आता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आप देख सकते हैं, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आपके विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। आपको बताना है कि भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है। और जितने भी स्टूडेंट आंसर बताते हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ एक विकल्प लिखा करें, या तो ए, बी या फिर सी या डी, जो भी आप लिखते हैं उसको बार बार ना लिखें, लेकिन क्वेश्चन नंबर के साथ लिखा करें। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो आंध्र प्रदेश की उपजाऊ धरातलीय बेसिन के कारण इसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आज का, मणिपुर जो राज्य है उसका अधिकांश धरातल है। आपको बताना है कि जो मणिपुर स्टेट है वो अधिकांश धरातल उसका कैसा है? मैदानी है, पठारी है, दलदली है या फिर पर्वतीय है।
इस क्वेश्चन का आप आंसर देख सकते हैं। मणिपुर का जो अधिकांश धरातल है वो डी ऑप्शन है, पर्वतीय क्षेत्र है। आप इसके बारे में डिटेल समझ लें। मणिपुर जो है वो पूर्वोत्तर भारत का छोटा एवं स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध मतलब चारों तरफ से स्टेट से घिरा हुआ है, स्थलबद्ध राज्य है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के भू सतह का 0.7% है। मणिपुर की कुल भूमि का 1883 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों से संबंधित है, जो कि यहाँ के कुल भूमि का 8% है, जबकि मणिपुर का 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। अतः क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, पर्वतीय क्षेत्र, क्योंकि वहाँ का 92% भूमि ऐसा ही है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, आप देख सकते हैं, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। आपके विकल्प हैं गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। मैं चाहूँगा कि अभी जितने भी साथी इस समय वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस के बारे में पता चले और उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, सिलिकॉन स्टेट, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक। आपको पता होगा कि बेंगलुरु जो सिटी है उसको सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है और वो कर्नाटक स्टेट में पड़ता है। आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझ सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ के रूप में कर्नाटक राज्य को जाना जाता है, जहाँ पे IT पावर हाउस भी इसे कहा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, इसे आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि निम्न वाक्यों में कौन सा सही है। आपको बताना है कि जो 4 विकल्प दिए गए इनमें से चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला विकल्प है मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई है। बी ऑप्शन है पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती। सी ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश में कोई भी राष्ट्रीय पार्क नहीं है। और डी ऑप्शन है आपका भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आपने ये बताना है कि इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है। आप इसे एक दोबारा देख सकते हैं, इसके बाद अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई है। क्योंकि अब हालांकि फ़िलहाल में देखा जाए तो ये 5 राज्यों से लगी है, लेकिन ये क्वेश्चन एक पुराना क्वेश्चन है, पेपरों में पूछा गया, तो वहाँ पे 7 राज्यों से लगी, ये एक सही है, बाकी 3 विकल्प इसके जो हैं वो गलत हैं। आप इसका एक्सप्लेनेशन एक बार सुन सकते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में तो 5 राज्यों से है, जिसमें है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगी हुई है। जबकि ये क्वेश्चन पुराना है, चूँकि मैंने अभी जो इसको टाइप किया है तो उस समय इसका आंसर जो था वो 7 लिया गया था। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो भोपाल है उसके बारे में देख ले। भोपाल जो है 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, अर्थात कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, न कि उत्तर में। इसलिए आप देख सकते हैं जो इसमें एक डी ऑप्शन है ये भी गलत है। फिर इसमें एक है पंजाब राज्य की जो सीमा है वो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगी हुई है, अतः विकल्प सी भी गलत है। जबकि इसमें बोला है कि जम्मू कश्मीर से नहीं लगती। और सी ऑप्शन जो आपका दिया कि अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में कई 2 राष्ट्रीय पार्क है, एक नामदफा और दूसरा है मौलिंगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि इसमें 3 विकल्प गलत है, जो पहला विकल्प है उसे सही माना जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं।
क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। आपके विकल्प है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। आपने बताना है कि इसमें कौन सा वो विकल्प है जो भारत के क्षेत्रफल क्रम के अनुसार है। आपको विकल्पों के आधार पर ही बताना है कि इसमें 3 बड़े राज्य कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7th है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भारत का क्षेत्रफल है, अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जो कि आप देख सकते हैं कि अगर इसकी जनसंख्या को देखा जाए तो जनसंख्या पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। लेकिन रही बात अगर यहाँ के स्टेट की, तो इसमें 3 स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे हैं जो 3 बड़े हैं, क्योंकि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जबकि मध्य प्रदेश का है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र का है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। ये चूंकि स्क्वायर में मैं आपको बता रहा हूँ तो वर्ग किलोमीटर में ये इनके क्षेत्र हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप देख सकते हैं कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी की 7 बहनों का भाग नहीं है। आपके विकल्प है मेघालय, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका जो आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। आपको पता होगा इस क्वेश्चन का जिक्र हम लोगों ने अपने पिछले टेस्ट सीरीज में भी किया था कि जो पश्चिम बंगाल है वो 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। बढ़ते 7 सिस्टर्स में एक बार मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से जो प्रसिद्ध राज्य हैं उनमें है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा, जबकि पश्चिम बंगाल इसमें सम्मिलित नहीं है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसे आप देख सकते हैं। यहाँ से जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन है। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है। आपके विकल्प हैं खासी जनजाति, मुंडा, भील या फिर थारू जनजाति। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षाओं में अगर आप देख सकते हैं ये पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, थारू। इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि जो थारू जनजाति है ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र तक में निवास करते हैं। ये हिंदू धर्म मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं तथा यह किरात वंश के कहलाते हैं। ये किरात वंश के अंतर्गत माने जाते हैं। लेकिन ये सभी त्यौहार को मनाने के अलावा बस दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसे शोक त्यौहार के रूप में ये लोग मनाते हैं। तो आप इसका आंसर ध्यान रखेंगे, जो थारू जनजाति है वो दिवाली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आप देख सकते हैं। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। आपको बताना है कि इनका निवास क्षेत्र कहाँ पे है। आपके विकल्प है अरावली पहाड़ियों पर, मध्य प्रदेश में, नीलगिरी की पहाड़ियों पर या फिर डी ऑप्शन है विंध्याचल की पहाड़ियों पर।
क्वेश्चन नंबर जो 10 है साथियों, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती हैं। इन्हें टोडी और टूडा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि यह आर्यों के वंशज हैं। इनकी भाषा को टोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, तो जो टोडा जनजाति है ये नीलगिरी की पहाड़ियों के क्षेत्र में निवास करती है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, आप देख सकते हैं, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मानती है या मनाती है वह है संथाल, मुंडा, भील या फिर थारू। आपने बताना है कि इसमें कौन सी वो जनजाति है जो सरहुल त्यौहार को मनाती है। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, मुंडा। जो मुंडा जनजाति है वो सरहुल त्यौहार को मनाती है। आप इसके बारे में डिटेल समझ लें। मुंडा जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है जिसमें भागे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहराई प्रमुख है। सरहुल त्यौहार मार्च अप्रैल माह के दौरान मनाया जाता है। यह एक तरह से फूलों का त्यौहार होता है जिसमें यह साल के फूलों से मुंडा जनजाति को मनाते हैं अथवा इनका आह्वान करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, मुंडा जनजाति सरहुल त्यौहार से संबंधित है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसे आप देख सकते हैं। भील जाति यानी जो भील जनजाति है कहाँ पाई जाती है? आपके 4 विकल्प हैं, असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, आप सभी अपने आंसर जरूर बताते रहें कमेंट सेक्शन में। 12 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर है डी ऑप्शन। जो भील जनजाति है वो महाराष्ट्र क्षेत्र से है। आप इसके बारे में डिटेल समझ सकते हैं। भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो तमिल भाषा के विल्लुवर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है धनुष्कारी। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। यह जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। यह पश्चिमी दक्कन एवं मध्य भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य में, बांग्लादेश से लगी सीमा के पास एवं पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थारपारकर जिले में भी पाए जाते हैं। भीलों की जो संस्कृति में घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। तो आप ध्यान रखें, जो भील जनजाति जो ज़्यादा जहाँ पे ये विस्तृत है वो है पर्टिकुलरली महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहले जनजाति लिखी गई है और फिर उनका क्षेत्र लिखा गया है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। जो पहला है वो शेरपा नेपाल से संबंधित, थारू जनजाति उत्तराखंड, टोडा दक्षिण भारत या फिर जूलू ओडिशा। एक बार मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट इस समय हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो ये ज़रूर एक बार मैसेज में ये मेंशन करें कि वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, यानी कहाँ से लोग अभी इस समय हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आप अपने गांव, शहर जो भी नाम है उसका एक बार नाम आप लोग लिख दें जिससे एक आइडिया लगे कि कौन कौन से लोग इस समय टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी बताएँ। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 13 है
उम्मीद है कि आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर अपने स्थान को बताया होगा। देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, जूलू। देखिए जो शेरपा है वो नेपाल से ही संबंधित है, थारू उत्तराखंड में पाई जाती है, टोडा दक्षिण भारत से है, जो जूलू है ये उड़ीसा का ना होके बल्कि ये दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली एक जनजाति है। तो ध्यान रखेंगे जूलू उड़ीसा राज्य से संबंधित ना होके दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है आप देख सकते हैं, भारत की सर्वाधिक आद्य प्राचीन जनजाति है, यानी भारत की जो सबसे प्राचीन जनजाति है वो कौन सी है, आपको इस दिए गए विकल्पों से बताना है। गोंड, जारवा, जुआंग या फिर लेप्चा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है साथियों, उसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जारवा। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति जारवा है। जारवा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली अति प्राचीन जनजाति है। तो अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे प्राचीन, तो आप बताएंगे जारवा जनजाति है। ठीक है साथियों, बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं, झूमिंग करते हैं। झूमिंग एक सिस्टम है जिसके बारे में आपसे जिक्र करूंगा, लेकिन ये जो पद्धति इसे कौन करते हैं, तो आपके विकल्प है भूटिया जनजाति, खासी जनजाति, संथाल या फिर टोडा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर टेट सीटेट के एग्जामों में ये बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका बी, खासी। खासी एक जनजाति है जो मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करती है। और यहाँ पे जो झूमिंग दिया गया है ये एक स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है, यानी ये लोग खेती जो करते हैं और फिर वहाँ से उस जगह से छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, यानी स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है जिसे झूमिंग पद्धति कहते हैं। और ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चर्चित है जहाँ से खासी जनजाति बिलोंग करती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसे आप देख सकते हैं, भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है। आपके विकल्प हैं, आपने बताना है कि जो भारत में जनजातियां हैं उसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। आपके विकल्प हैं सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार पे, आवाज़ नहीं है आवास होगा ये। बी ऑप्शन है भाषा हर बोली, सी ऑप्शन है सामाजिक रीति रिवाज या फिर डी ऑप्शन है आर्थिक स्तर के आधार पे। एक बार मैं आपको विकल्प दोबारा बोल देता हूँ कि सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार पे, या फिर डी ऑप्शन है भाषा और बोली के आधार पे, सी ऑप्शन है सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नताओं के आधार पे, या फिर डी ऑप्शन आर्थिक स्तर के आधार पर। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी भारत में जो जनजातियों का निर्धारण है वो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के आधार पे ही डिसाइड किया जाता है कि उनकी अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं क्या हैं, किस स्थल पे वो आवास बनाने के तरीके उनके क्या हैं, उस आधार पर उन्हें जनजाति घोषित किया जाता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो आप देख सकते हैं, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। आपके विकल्प हैं फ्रेंच, अंग्रेजी, मंदारिन या फिर हिंदी। आपने बताना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है।
देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, तो इसे आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, वो है चाइना की। तो सीधी सी बात है कि चाइना की जनसंख्या है, तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि वहीं के लोगों की जो लैंग्वेज है वही सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली भी जाएगी। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका सी, मंदारिन। क्योंकि मंदारिन या मैंड्रीन जो बोला जाता है ये चीन की लैंग्वेज है जो विश्व में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। तो इसे आप एक ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड में जो पहले नंबर पे है वो मंदारिन है जो कि चीन की लैंग्वेज है। दूसरे नंबर पे जो है वो है स्पेनिश है। तीसरे नंबर पे अंग्रेजी है। चौथे पे अरबी है। और जो पांचवा नंबर है उसमें हिंदी की बात आती है। तो ध्यान रखेंगे जो शुरुआत के 5 हैं उसमें मंदारिन पहले पे है, फिर स्पेनिश, फिर अंग्रेजी, फिर अरबी, तब जाके हिंदी का नंबर आता है। तो ये तो रहा वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसे आप देख सकते हैं। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? मतलब भारत में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो तो हिंदी है, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी भाषा है आपको दिए गए विकल्पों में बताना है। बंगाली, तेलुगु, तमिल या फिर मराठी। क्वेश्चन नंबर जो 18 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बंगाली। ध्यान रखेंगे कि जो भारत में भाषाओं कौन कौन सी भाषा बोली जाती है तो उसमें पहले नंबर पे हिंदी आती है जिसको सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो बंगाली है। तीसरे पे जो है वो है तेलुगु। चौथे नंबर पे जो है वो है मराठी। और पाँचवें नंबर पे जो है वो है तमिल। तो ध्यान रखेंगे इसमें दूसरे नंबर पे जब भी पूछे तो वो नंबर आएगा बंगाली लैंग्वेज का। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका आंसर है ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, ए है बंगाली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसे आप देख सकते हैं। भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? ऑप्शन ए है सीनो तिब्बतन, बी इंडो आर्यन, सी ऑस्ट्रेलियाड या फिर डी द्रविडियन। आपको बताना है कि जो भारत में कई भाषाओं के समूह बनाए गए हैं उसमें सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, इंडो आर्यन। आप ध्यान रखेंगे कि भारत में कई सारे भाषाओं के समूह हैं जिसमें इंडो आर्यन है जो सबसे बड़ा भाषाई समूह। इसके अंतर्गत असमिया, बंगाली, भीली, डोगरी, गुजराती, अलग अलग बहुत सारी भाषाएं हैं जो इसमें शामिल है जो कि मुख्य रूप है। फिर उसके बाद उसमें द्रविड़ आता है दूसरे नंबर पे, तीसरे पे ऑस्ट्रो एशियाई आता है, चौथे पे तिब्बती वर्मी। तो इसमें कई भाषाओं के समूह है जिसमें जो सबसे बड़ा समूह है वो है इंडो आर्यन का ग्रुप। आप इसे ध्यान रखेंगे। ये रहा आज के टेस्ट सीरीज़ का जो पहले सेक्शन है उसका 20वां क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन। बहुत सारे साथी जब भी मैं बोलता हूँ कि इसके बाद अब आपको रैपिड क्वेश्चन में आना है तो कई लोग ग्रुप छोड़ देते हैं। तो आप बने रहें लास्ट तक, क्योंकि मेन जो रिवीजन सेक्शन है वहीं से आपको ये पता चलेगा कि आपने अभी तक जितने हमारे एक्सप्लेनेशन को सुना उस आधार पे आपको कितनी चीज़ें याद हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं। निम्न भाषाओं में से कौन सी एक आश्रित समूह की है? मराठी, लद्दाखी, खासी या फिर तमिल? क्वेश्चन नंबर जो 20 है साथियों उसका जो आंसर है वो है सी, खासी। जो खासी इसे आश्रित समूह का लैंग्वेज बोला गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप उम्मीद है कि पहली बार सुन रहे होंगे, इन्हें आप जरूर नोट कर लेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एग्ज़ाम आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं। ठीक है साथियों, तो अभी तक तो हमने आज की कल से 10 क्वेश्चन आज कम है, 20 क्वेश्चन की ही सीरीज़ हमने आज के लिए रखा था आपको। लेकिन अब हम अपने सेकेंड सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे अब जितने भी क्वेश्चन आपने किया अब उसको हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार
तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग एक बार एक्टिव हो जाएं पूरी तरीके से। अब उन्हीं क्वेश्चंस को जो हम लोग ने ऊपर पढ़े हैं अभी तक, उसको एक रिवाइज मोड पे आते हैं और आपको यहाँ विकल्प नहीं दिया गया होगा। अब आप डायरेक्ट आंसर में लिखेंगे, आपको मैं 3 से 4 सेकेंड का वक्त दूंगा और उतने समय में आप अपने आंसर को सबमिट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं? बिल्कुल, चलिए तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा। विदर्भ एक, ऐसे आप देख सकते हैं, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में। अब आपको बताना है कि किस राज्य का अंग था। ये पहला क्वेश्चन था आज के टेस्ट सीरीज का। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, आपने बताना है कि किस स्टेट का अंग था। आप सभी आंसर बताते रहें। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका आंसर था महाराष्ट्र का अंग। विदर्भ क्षेत्र जो है, यहाँ के किसान भी बहुत चर्चा में आते हैं, विदर्भ के कृषक, ये महाराष्ट्र का अंग है। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, पाट अंचल अवस्थित है, पाट रीजन जो है वो कहाँ पे स्थित था, किस स्टेट में था। जल्दी जल्दी से आप सभी अपने आंसर कमेंट सेक्शन में सबमिट करते रहें। देखिए, जो पाट अंचल क्षेत्र है वो झारखंड राज्य में स्थित था। हमने इसका जिक्र किया था, छोटा नागपुर का पठार का। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा मेथड है जिससे आपको एकदम निश्चित तौर पे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन है, सिलिकॉन स्टेट जो है वो कर्नाटक को कहा जाता है। यहाँ पे आंसर नहीं लिखा है मैंने, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उसे सुनते रहें। कर्नाटक स्टेट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है। ये फोर्थ क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है थारू जनजाति। जो थारू जनजाति है वो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। अब आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 5, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, यानी टोडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, टोडा जनजाति, ये थी नीलगिरी की पहाड़ी। दक्षिण भारत में जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे ये जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है। आपको बताना है कि कौन सी जनजाति सरहुल त्यौहार को मनाती थी। बिल्कुल, इस जनजाति का नाम है मुंडा। मुंडा जनजाति के लोग सरहुल त्यौहार को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है। भील जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है भारत में। क्वेश्चन नंबर जो 7 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति, यानी भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। देखिए, निश्चित तौर पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको एकदम जेहन में बन रहा होगा, क्योंकि इसका हम लोगों ने भी जिक्र किया था। सर्वाधिक प्राचीन जनजाति निकोबार क्षेत्र में थी ये जनजाति, जो, हाँ बिल्कुल, इसका जो नाम है वो है जारवा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा किस लैंग्वेज को बोला जाता है। अगर आप सभी ने लैंग्वेज का नाम लिख दिया तो आप ये भी आंसर बता दिए किस देश की है वो लैंग्वेज, उसे भी मैसेज में बताएं कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल, जो लैंग्वेज वो मंदारिन है। मंदारिन किस देश की भाषा है। बिल्कुल, चाइना, जो चीन है वहाँ की जो लैंग्वेज है उसका नाम है मैंdarin। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। आपको बताना है कि हिंदी तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन सी भाषा है। बिल्कुल, जो दूसरे नंबर पे वो है बंगाली। ये तो क्लियर है, लेकिन अब ये भी मैं चेक कर लेता हूँ कि कितने लोग ध्यान से एक्सप्लेनेशन को सुने। अब आप ये बताइए कि तीसरे नंबर पे कौन सी भाषा है। पहले पे हिंदी हो गई, दूसरे पे बंगाली, तीसरे नंबर पे मैंने आपको एक्सप्लेन में बताया था कि कौन सी भाषा थी जो भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। बिल्कुल, तीसरे पे जो थी वो थी तेलुगु। तो क्लियर रखिएगा, हिंदी पहले पे, दूसरे पे बंगाली, तीसरे पे तेलुगु और चौथे पे मराठी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत
का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है? जो लैंग्वेज ग्रुप है उसमें सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है, आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका जो आंसर है वो है इंडो आर्यन। इंडो आर्यन जो भाषाई ग्रुप है वो भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। ये रहा रिवीजन क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में निम्नलिखित राज्यों में, निम्नलिखित को हटाइए क्योंकि वो तो विकल्प है नहीं, किसे भारत का कोहिनूर कहा गया? यानी आपने बताना है कि भारत के किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ये हमने आपको शुरुआत के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन बोला हुआ था। यहाँ पे आपसे लास्ट में पूछा है कि भारत के किस स्टेट को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका जो आंसर है भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। तो साथियों अब एक बार आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारा ये जो दूसरा सेक्शन रिवीजन वाला मेथड है ये आपको कैसा लग रहा है। क्या इससे आपको खुद ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, हमने जो भी ऊपर इतना टाइम दिया क्वेश्चंस को सॉल्व किया, चाहे नए हो या फिर आपको पता हो, लेकिन रिवीजन करने पे वो सारे क्वेश्चन एक बार आपको अच्छे ढंग से याद भी हो जा रहे हैं और पूरी तरीके से आप हमेशा के लिए आप उसमें कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, जहाँ पे मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया हुआ था। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि जो भी मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में टेस्ट ख़त्म होने के बाद ज़रूर बताया करें। कल के कमेंट सेक्शन में हमने देखा था जो पंकज सिंह थे उन्होंने इसका आंसर बताया हुआ था, तो बाकी लोग भी अपने आंसर को ज़रूर सबमिट किया करें। देखिए जो पाल घाट क्वेश्चन था कल का कि पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियों के बीच, या फिर नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच, या फिर सी ऑप्शन था अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियों के बीच, या फिर डी था कार्डमम पहाड़ी और पालिनी पहाड़ियों के बीच। तो कल का जो क्वेश्चन था पाल घाट से संबंधित, इसका आंसर है ऑप्शन बी। पाल घाट जो है वो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है साथियों, तो ये कल का प्रश्न जो था उसका हमने सोल्यूशन दिया। आज का प्रश्न नहीं है तो आज के लिए आपकी छुट्टी है, क्योंकि आप जब आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बता दे तो आज हमने क्वेश्चन कोई नहीं लिया है। लेकिन नेक्स्ट जो कल की वीडियो होगी उसमें हम लोग ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आएंगे। आप लोग वीडियो सेक्शन को ज़रूर लाइव आया करें, देखा करें। और साथ ही साथ चलते चलते मैं आपसे ये चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। टेलीग्राम चैनल पे आप कैरियर पॉइंट DLN लिखकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से इस वीडियो के PDF फाइल को भी आप देख सकते हैं। और साथ ही 9 बजे से आप रीड अप ऑन चैनल जो कि हमारे ही साथी चैनल हैं, तो उस पर आप शिवम सर की क्लास को अटेंड करें, ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छी क्लास चल रही है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।